गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर 2024 का जो मंथली एग्जामिनेशन हुआ था उसका केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। केमिस्ट्री में जितने ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव थे वो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन काफ़ी विस्तार में और अच्छे पूर्व से देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये तभी पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिटेड है, कितना बेनिफिशियल है। ये बात तभी मुझे पता चलता है जब आप वीडियो को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो हमको पता चलता है कि बच्चे जो हैं सो क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरे द्वारा दी जाने वाली क्लासेस क्या है, बेनिफिशियल हो रही है ना। तो आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसा मान के चलिए, देखिए, सबका भला कीजिएगा तो आपका भी भला निश्चित होगा। इसी उद्देश्य के साथ ही आदमी को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम है सो सिर्फ अपने तक ही इस चीज़ को सीमित रखें, है ना। ज्ञान ऐसी चीज़ है कि बांटने से ही बढ़ती है। तो कोशिश कीजिए कि आप एकदम फैलाइए इसको, है ना। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों है कि COCl NH3 पर 2 प्लस आयन का जो है, इसमें से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको पूछा गया है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं? तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं। नेगेटिव लिगेंड के लिए जितना नेगेटिव होता है उतना -1 कर लेते हैं। और जो न्यूट्रल लिगेंड है उसका संख्या को न्यूट्रल लिगेंड के लिए कितना 0 से गुना कर देते हैं। बराबर बराबर में वही रखते हैं जो ब्रैकेट के ऊपर जितना संख्या में प्लस है तो +2 है। इसको सॉल्यूशन करेंगे, मैथ बन गया अब ये। x-1 और 5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +0। और बराबर के इधर क्या हो जाएगा, +2, है ना। इस माइनस को इधर करेंगे तो आके प्लस हो जाएगा। x = +2 और +1 = +3, यानी कि कोबाल्ट एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आसान से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरे चैप्टर को काफ़ी आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही यहाँ आए होंगे। इस चैप्टर को तो मैं स्कूल में ही पढ़ाया हूँ, जो बच्चे पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो लगभग पूरा पढ़ाया हूँ, है ना। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उभयदंती लिगेंड है? विच इज़ अ पेयर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड अमॉन्ग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जो कौन है वो उभयदंती लिगेंड का जोड़ा है? तो इसमें देखेंगे ना, CN- और NO2- ये दोनों का दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड है। पहचान कैसे करेंगे बच्चों? तो एम्बिडेंटेड लिगेंड जैसे देखिए, मान के चलिए लिखने के लिए ही आ गया 2 नंबर वाले प्रश्न में कि एम्बिडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो ऐसे लिगेंड, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम हो। कितना हो? 2 डोनर एटम हो, लेकिन एक समय में कहने का मतलब एट अ टाइम एक ही एटम क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, तो उसको बोलेंगे कि वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। उदाहरण के रूप में इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि उदाहरण ये है ना। 2 नंबर वाले प्रश्न में 1 नंबर आपका डेफिनेशन का मिलता है और 1 नंबर एग्जाम्पल का मिलता है। तो जो भी उत्तर लिखें, अगर उसका एग्जाम्पल हो सकता है तो एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखें, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिएगा ये दोनों का दोनों क्या है, एम्बिडेंटेड है। क्यों एम्बिडेंटेड है? CN- में आप देखेंगे तो CN भी डोनर है, क्योंकि N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और C भी डोनर है। क्यों? क्योंकि C के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना। तो दोनों का दोनों यहाँ पे डोनर है और एक समय में कोई एक ही डोनेट कर पा रहा है, मतलब ये एम्बिडेंटेड है। उसी तरीके से NO2 को यदि आप देखेंगे तो NO2 पे स्ट्रक्चर बनाइएगा तो माइनस बनेगा और इस पे लोन पेयर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे O भी डोनर है और ये भी डोनर है, 2 डोनर एटम हैं, लेकिन एक समय में कोई एक ही डोनेट कर पा रहा है, मतलब NO2 भी क्या है, यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड का उदाहरण है। इसके अलावा यदि देखेंगे तो ये एम्बिडेंटेड नहीं है, ये है। यहाँ पे ये एम्बिडेंटेड है, ये नहीं है। यहाँ पे कोई भी एम्बिडेंटेड नहीं है। तो ऑप्शन कौन बचा? ये, क्योंकि ये दोनों का दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड हैं। एम्बिडेंटेड के मोस्टली जो पूछे जाते हैं
लिगेंड वो 4 हैं। CN माइनस एम्बिडेंटेड का उदाहरण है, OCN माइनस एम्बिडेंटेड का है, SCN माइनस है ना, थायो आइसोसाइनाइड जो बोलते हैं, और NO2 माइनस ये भी क्या है, एम्बिडेंटेड का उदाहरण है। ये 4 को आप याद रखिएगा, एम्बिडेंटेड इसी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ये और इसके बारे में पूछा गया है, हो सकता है कि ये और ये पूछ लिया जाए, या इनमें से 4 में से किसी को ग्रुप बना के आपसे पूछा जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर, है ना। इसमें क्या लिखा गया है कि CrCOX में x का सही मान क्या है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ x इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में x का करेक्ट वैल्यू क्या होगा, ये आपको क्या करना है, पता करना है ना। तो देखिए क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, सीरीज का एलिमेंट है। क्या बोल रहे हैं, क्रोमियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है बच्चों। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। इसके आगे यदि आप बढ़ेंगे ना तो जो नोबेल गैस आएगा, नोबेल गैस समझ रहे हैं, अक्रिय गैस, वो आएगा क्रिप्टन। क्या आएगा, क्रिप्टन। और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो कॉम्प्लेक्स में एक रूल है EAN रूल, याद कीजिएगा जो बच्चे पढ़े होंगे। EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला रूल जो है वो कहता है कि यदि एक मेटल स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है तो उसका EAN जो होगा वो नेक्स्ट अपकमिंग नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। क्या बराबर होगा, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा उस मेटल का वो नेक्स्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। यानी यहाँ जो क्रोमियम का है वो EAN नंबर कितना आना चाहिए, 36। यदि 36 आएगा तभी वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। तो आइए देखते हैं, अब निकालते हैं इसका हम EAN कैसे निकालते हैं। EAN कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको पता होगा तो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से, लिगेंड से। लिगेंड से जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्रोमियम का, इसमें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, माइनस इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0। याद रखिए जहाँ भी CO यानी कि कार्बोनिल जहाँ भी, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, EAN हम निकाल रहे थे, है ना। EAN बराबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 24 है, ऑक्सीडेशन क्रोमियम का यहाँ पे 0 है, प्लस एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो कितना लिगेंड लें कि जोड़ने के बाद 36 आ जाए। तो 24 यहाँ पहले से है, 24 में कितना जोड़ेंगे तो 36 होगा, 12। तो 12 के लिए कितना लिगेंड लेना पड़ेगा, 6। इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं, जैसे एक CO है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, कितना, 2 2 2। तो 6 अगर CO ले लेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 12। तो इस 12 को इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी लिगेंड की संख्या जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में लिखिए यस सर, है ना, लिखिए यस सर, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो पर्सनली डील करेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सबसे अस्थायी आयन कौन है। इसमें देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, और सबसे अस्टेबल आयन को ढूंढिए। अस्टेबल आयन देखिए हम बता रहे हैं, वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो लिगेंड है वो रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसको वही जो है वो सबसे अस्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना, रिंग का निर्माण करने वाला। तो इसमें जो ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेट करने का मतलब C देखिए ऐसा है, O है ना, यहाँ पे O पे माइनस और यहाँ भी O पे माइनस। अगर यहाँ पे मेटल आयन के साथ बनाएगा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो देखिए रिंग बना लिया। यहाँ से शुरू कीजिएगा तो ऐसे एक रिंग बना लिया, है ना, 5 मेंबर का, 1 2 3 4 और एक मेटल, 5 मेंबर का इस तरीके से रिंग बना लिया, ठीक है। तो रिंग बनाने वाला जो लिगेंड होता है ना, जिस भी कॉम्प्लेक्स में रिंग का निर्माण हो रहा है उस कॉम्प्लेक्स में क्या है, स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे मोनोडेंटेड है, यानी कि इसमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसमें भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब कौन, Cl, कौन यहाँ पे CN, यहाँ पे कौन, वाटर, है ना।
तो आप देखेंगे ये सभी का सभी मोनोडेंटेड है, यानी रिंग नहीं बनाएगा। याद रखिए मोनोडेंटेड लिगेंड कभी रिंग नहीं बनाता है। बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड है ना, टेट्राडेंटेड, ये सभी लिगेंड जो हैं जो पॉलीडेंटेड नेचर के होते हैं वही रिंग का निर्माण करते हैं। तो रिंग का निर्माण यहाँ पे ये कर रहा है, साफ दिख रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि रिंग का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये सभी में किसी में भी रिंग का निर्माण नहीं हो रहा है। अब देखिए रिंग का जो निर्माण हो रहा है उसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट, है ना। क्या बोलते हैं? चिलेट, चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्न में द्विदंतुर लिगेंड कौन सा है? बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है पूछा जा रहा है। बाइडेंटेड कौन सा है? बाइडेंटेड मतलब क्या? एक ही लिगेंड से दो डोनर साइट हो। याद रखिए ये सारे प्रश्न आपके जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर से ही सारे प्रश्न हैं, यानी ऐसा लिगेंड जिसमें दो डोनर साइट हो तब उसको बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं डाइपेरिडाइल को। DIPY का मतलब होता है डाइपेरिडाइल, ये फॉस्फिन है, ये NO है। तो डाइपेरिडाइल का फॉर्मूला क्या होता है आइए हम आपको याद दिलाते हैं। ये पेरिडीन है ना, और एक और पेरिडीन है, दो पेरिडीन बनाएंगे चूँकि डाइपेरिडाइल का बात हो रहा है। ये बना लिए और इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो डाइपेरिडाइल हो गया। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यानी ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है। तो लिगेंड तो एक ही है बच्चों, लेकिन डोनर एटम दो जगह है, तो इसको क्या बोलेंगे कि बाइडेंटेड लिगेंड है सर, है ना। तो जो डाइपेरिडाइल है यहाँ पे क्या हो गया? बाइडेंटेड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 6 नंबर को, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में कौन सा लिगेंड है? देखिए नाम में पढ़िए, पोटासियम फेरिसाइनाइड, साइनाइड लिगेंड है। ठीक है, कोई कोई बच्चा सोचेगा सर CN6 है। नहीं जी, CN6 कोई लिगेंड नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन संख्या को दिखा रहा है। लिगेंड तो असली में कौन है? CN- है, साइनाइड है। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत आसान प्रश्न था। एल्युमिनियम का उप सहसंयोजन संख्या कितना है? एल्युमिनियम का जो आपसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मैक्सिमम जो है ना, याद रखिए इस चीज़ को कि एल्युमिनियम का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। जैसे AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनाइएगा ना बच्चों तो 6 होगा उसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे देखते हैं आइए, ऐसे इसमें 6 एल्युमिनियम आपस में जुड़े हुए होंगे और चूंकि एक ही नहीं है इसमें डायमर के फॉर्म में है, तो नेक्स्ट एल्युमिनियम यहाँ भी है इधर से जुड़ा हुआ। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा बात है। फिर से यहाँ एक एल्युमिनियम होगा इससे, इस Cl से जुड़ा हुआ, यानी इस तरीके से एक बहुत बड़ा क्या बना लेता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण करता है। तो देखिए एक एल्युमिनियम जो है कितने क्लोरीन से घिरा हुआ? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि मैक्सिमम जो है एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, अधिकतम, है ना। उसी का बात यहाँ पे हो रहा था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में क्या है? CONH3 होल 6 पे 3+ में CO की प्रभावी परमाणु संख्या, वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो इससे पहले हम बात कर रहे थे, जिस प्रश्न को बना रहे थे ना, किसका? CrCO में X का वैल्यू जहाँ निकाल रहे थे ना, एकदम वही वाला प्रश्न यहाँ पे आया है कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो हम क्या बताए थे EN निकालने के लिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कि सर एटॉमिक नंबर लिखते हैं माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो देखिए ना इसके ऊपर ऑक्सीडेशन कितना है? 3+ है। कैसे निकालेंगे सर कि 3+ है? तो कोबाल्ट का एक को X मानेंगे, अमोनिया चूँकि न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा पूरा पूरी, और बराबर के इधर लिखेंगे सर +3। यहाँ जितना चार्ज होता है बराबर के इधर लिखाता है, तो ये तो 0 हो गया, यानी X बराबर +3 आया, यानी कि कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर? +3 है। तो जब सर +3 है तो हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर में माइनस कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन आता है और लिगेंड की संख्या जितना है कितना? 6। इसमें देखिए लिगेंड की संख्या कितना है? 6, तो 6 से गुना कर दिए। ठीक है, तो 27 में 3 घटाइएगा जब सर तो 24 आएगा, और 6 दूनी 12, 24 में 12 को जोड़िएगा सर तो फिर से 36 आएगा,
यानी इस लिगेंड का, सॉरी लिगेंड नहीं, इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा सर? 36। कैसे कर रहे हैं सर? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। तो एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड से कितना? 6 दूनी 12। एकदम आसान बात है, इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिए। ये प्रश्न यदि आपका बोर्ड में रिपीट होता है, एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है सर कि पोटासियम है के स्क्वायर ब्रैकेट AgCN का होल 2 का IUPAC नाम क्या है? देखिए एकदम इसको हम तोड़ के आपको बता देते हैं कि इसको तोड़िएगा ना तो K पे प्लस आएगा और AgCN पे 2 होल पे एक माइनस आएगा। नाम किसका पहले लिखते हैं? तो पहले पॉजिटिव पार्ट का लिखते हैं, फिर नेगेटिव पार्ट का लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव पार्ट में भी पहले लिगेंड का लिखते हैं, उसके बाद मेटल का लिखते हैं। तो पॉजिटिव वाला में ढूंढिए सबसे पहले पोटासियम, तो पोटासियम सभी ऑप्शन में दिख गया, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद लिगेंड में आइए, डाइसाइनाइड ढूंढिए, डाइसाइनाइड या डाइसाइनाइडो, तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे दिख रहा है डाइसाइनाइडो। और चूंकि नेगेटिव है तो Ag का अर्जेंटेट होगा, है ना, अर्जेंटेट है। और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? 1, तो 1, यानी C नंबर सही हुआ। कैसे सही हुआ पता नहीं, आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं। पोटासियम डाइसाइनाइड अर्जेंटेट कितना? 1 आयन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 10 नंबर को। किस कॉम्प्लेक्स की शून्य ऑक्सीकरण संख्या है? देखिए यही बात अभी कुछ देर पहले हम बोल रहे थे कि कार्बोनिल में जो है बच्चों, वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली 0 होता है कार्बोनिल में। जैसे Cr है, CO का होल 6 है, ये एक कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है जिसमें यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड के रूप में दिख रहा है ना। कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक पाई लिगेंड है ना। पाई लिगेंड का उदाहरण है, ये भी अगर आप याद रखिएगा तो याद रखिए। इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल लिगेंड के रूप में लिया गया हो, उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। कितना होता है? 0, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को ही बोलेंगे 0 ऑक्सीकरण संख्या वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कार्बोनिल हो जाएगा, कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए कि Cu2, इस प्रश्न को देखिए, इस कॉम्प्लेक्स का जो है यौगिक की कुल कितनी समायु हो सकती है? तो 4 होगा। चारों समायु यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को आप पॉज करके बारीकी से आप निहारिए। इस चीज़ को हम यहाँ डील नहीं कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ है, हम उतना ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप चीज़ों को काफ़ी ईमानदारी पूर्वक और अच्छे से पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव को डील कर रहे हैं, तो उसी तरीके से इस चीज़ को हम यहाँ पे ले भी रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो टोटल जो है आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर्स की चर्चा करना है तो 4 होता है। चारों पॉसिबल आइसोमर यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो आप देखिएगा, एक में हम हिंट कर देते हैं। इसमें देखिए कि क्या है, CuNH3 का होल 3Cl, यानी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे 3 और एक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। फॉर्मूला सेम है, क्या है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या अलग हो जा रहा है? दोनों में लिगेंड का क्या हो जा रहा है? बंटवारा अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ में से देखिए, अब 3 अमोनिया में से 2 अमोनिया इधर आ गया, एक पहले से था, एक और आ गया, 2 हो गया। और यहाँ 3 क्लोरीन था, 1 क्लोरीन यहाँ आ गया, तो 2 इधर हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। बस यही हो रहा है, आप चेक कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आंसर कौन होगा? 4 होगा। इस कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल पॉसिबल आइसोमर की संख्या कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 को, CONH3 होल 4Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट Cl दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यानी कि ये एग्जिबिट करता है, क्या एग्जिबिट करता है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ये एग्जिबिट करता है ना। कैसा आइसोमेरिज्म इसमें है? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसा आइसोमेरिज्म है? तो ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय समायवता है ना, ज्यामितीय समायता। उसके नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्न में से कौन कॉम्प्लेक्स आयन की ज्यामितीय समायता है? ये प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन कॉम्प्लेक्स आयन की ज्यामितीय समायवता है? विच
वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये होगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे दो रिंग बनेगा, इन है ना, En2 है, यानी दो रिंग का फॉर्मेशन करेगा। स्ट्रक्चर चूँकि हम यहाँ बना नहीं सकते हैं, लेट होगा, वीडियो लंबा होगा। आप देखेंगे En यानी दो बाइडेंटेड लिगेंड है ये, और बाइडेंटेड लिगेंड में रिंग की संख्या कैसे निकालते हैं, तो रिंग की संख्या जो होगा वो डेंटिसिटी -1 निकालते हैं, डेंटिसिटी -1। तो इसका डेंटिसिटी 2 है, तो 2 में 1 करेंगे तो 1 रिंग बनेगा, यानी दो लिगेंड है तो एक एक दो रिंग बनाएगा ना। तो आप इसको बनाइएगा तो देखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, दो रिंग बनेगा। जो प्रश्न पूछा जा रहा था उस बात को आप समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। क्योंकि इसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। आप इस बात को समझिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब कि एक मतलब मिरर इमेज के ऊपर, जैसे बीच में मिरर रख दिए और इधर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा कुछ भी, और इसका जो इमेज मिरर में बनेगा इसको जस्ट उठा के इसके ऊपर रखिएगा, तो इम्पोज नहीं करने का मतलब हूबहू नहीं मिलेगा, है ना, हूबहू नहीं मिलेगा, इम्पोज नहीं करेगा। इम्पोज करने वाला कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे बटन है, एक बटन का मिरर में इमेज बनाइएगा तो ऐसा ही बनेगा, और इस बटन को उठा के इस बटन के ऊपर रख दीजिएगा तो चारों छेदा और साइज सब कुछ एक जैसा मिल जाएगा, यानी कि सुपर इम्पोज कर जा रहा है ना। नन सुपर इम्पोज करने का मतलब कि नहीं मिलता। जैसे हाथ का बनाइएगा, आप देखिएगा शीशा पे, मिरर पे अपना हाथ को रखिएगा और उस मिरर पे अपना हाथ का फिर से बैठा के देखिएगा तो शायद वो नहीं बैठेगा, है ना। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए है क्योंकि इसका क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए है क्योंकि इसका जो मिरर इमेज है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। प्रश्न क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर ये दिखाएगा, ठीक है। आप सारा ऑप्शन को यहाँ पे रिलेट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन आयनन समायता दर्शाता है, यानी कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो ये दिखाएगा, है ना, इसी में पॉसिबल है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आप डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो सल्फेट है और ब्रोमीन है, ये एक्सचेंज करके जो है सो अलग अलग आयन अपने सॉल्यूशन में देगा, है ना, उस हिसाब से वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म अलग अलग शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, CONH3 का NH3 होल 4 Cl2 NO2 और इस कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है कि कौन सी समायता है, इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा आइसोमर है ये दोनों, तो ये दोनों आपस में कैसा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का उदाहरण है। कैसा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का उदाहरण है, ठीक है। 17 नंबर को देखिए, K4FeCN होल 6 में Fe का कौन सा संकरण है, यानी Fe का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो Fe का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3। क्या होगा, D2sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पे 4 प्लस होगा तो 4 माइनस होगा, और 6 माइनस में जाके घटेगा तो +2 होगा, Fe का +2 होगा, यानी Fe के +2 आयन का आप लिखेंगे पहले कन्फिग्रेशन, और उसमें आप वैकेंट ऑर्बिटल को पेयर करवाएंगे। पहले पेयर करवाने के बाद जब भरेंगे तो क्या निकल के आएगा, जो संकरण होगा यानी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, उसमें 2 D होगा, 1 S और 3 P होगा, यानी इसमें आयरन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो D2sp3 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 नंबर में CrNH3 का होल 6 पर 3+ आयन, इस आयन है, ये आयन क्या है, तो इसका पूछा गया है। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछा गया था, ये पारामैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इस बात को आप समझिए थोड़ा सा, है ना। इसमें क्रोमियम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा ना बच्चों, तो +3 है। क्या है, क्रोमियम +3 स्टेट पे है,
कैसे निकालिएगा वो भी बता दिए हैं। जिसका निकालना है उसका एक्स न्यूट्रल लिगेंड के लिए 0 और बराबर के इधर जितना है, तो देखिए एक्स बराबर +3 आएगा। तो +3 के लिए जब स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो आप सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, +3 के लिए जब आप लिखिएगा क्रोमियम का, बता ही देते हैं, क्रोमियम का जो बाहरी कन्फिग्रेशन लिखिएगा ना वो क्या लिखाएगा पता, 4s1 और 3d5, ठीक है, 3d5। इसमें से 3 का मतलब +3 होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो एक यहाँ से निकाल लीजिए, 2 यहाँ से निकाल लीजिए, तो 4s 0 हो जाएगा और 2 यहाँ से निकालिएगा तो 3d3 होगा। 3d3 होने का मतलब कि d ऑर्बिटल, देखिए d ऑर्बिटल 5 बनाइएगा ना, 5 में से तीनों का तीनों अनपेयर दिखाइएगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए इसका बिहेवियर कैसा होगा, पारामैग्नेटिक। जिस भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो वो पारामैग्नेटिक होता है, जिस कॉम्प्लेक्स में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो वो डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, पारामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न को 19 को, कि निम्न में कौन आयन सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय गुण रखता है। सबसे ज़्यादा जो है इसमें हाईएस्ट पारामैग्नेटिज्म किस में है, हाईएस्ट पारामैग्नेटिज्म को देखिएगा, यानी कि अधिक नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अधिक नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिएगा सेम प्रश्न उठ के आया है ना, सेम प्रश्न उठ के आया है कहाँ से, ऐसा ही वाला उदाहरण है, यहाँ पे अमोनिया था, यहाँ पे वाटर आ गया है। तो क्रोमियम का +3 है, क्रोमियम का +3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन अभी जैसे हम बनाए थे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको अनपेयर दिखेगा, समझ रहे हैं, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉपर 2 पे है, तो कॉपर 2 में 3d9 होता है, यानी एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखेगा कॉपर 9 में। उसके बाद इसमें Fe2 पे है, Fe2 में आपको जो दिखेगा कन्फिग्रेशन वो 3d6 का दिखेगा। तो 3d6 कहने का मतलब है कि कैसा होगा, 3 और 1 4, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी अनपेयर कितना हुआ, यहाँ अनपेयर है, यहाँ अनपेयर है, यहाँ अनपेयर है, यहाँ सॉरी 4 अनपेयर है, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर है। और इसमें देखिएगा जिंक में तो सब भरा हुआ है, 10 का 10 भरा हुआ है जिंक में, देखिएगा इस बात को आप समझिए, 3 4 5 जिंक में सभी का सभी 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डी भरा हुआ है, तो इसमें डी भरा हुआ है, इसमें 3 अनपेयर है, इसमें 4 अनपेयर है, इसमें एक भी अनपेयर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें अनपेयर होगा इलेक्ट्रॉन उसी का पारामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। तो किसका होगा, आयरन वाला का। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि सभी का जो है सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो Fe2 का जब लिखिएगा ना, Fe2 पर कितना 2+ का लिखिएगा, तो क्या लिखाएगा, जो लिखाएगा वो 4s0 लिखाएगा और 3d6 लिखाएगा, यानी डी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको यदि आप भरिएगा, ऐसे भरिएगा, तो देखिए कैसे भराएगा, 1 2 3 4 5 और ये पेयर हो जाएगा। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 1 4 दिखेगा, सबसे अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें दिखेगा उसी का पारामैग्नेटिज्म सबसे अधिक होगा। तो किसका सबसे अधिक होगा, आयरन वाला का होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 है ना, 20 है कि DsP2 संकरण किस में पाया जाता है, यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन, तो जिसका स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर होगा उसी का DsP2 होगा, है ना, जिसका स्क्वायर पिरामिड होगा उसी का DsP2 होगा, तो इसका DsP2 होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा होता है ये, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब एक ऊपर और 3 नीचे की ओर दिखेगा Cl, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे आपस में मिला देंगे, ये टेट्राहेड्रल है। और ये स्क्वायर प्लेनर चूँकि बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब कि Na बीच में और ऐसे स्क्वायर बना लीजिए,
और चारों तरफ Cn को दिखाइए, Cn 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 और टोटल पे -2, तो स्क्वायर ब्रैकेट करके टोटल पे -2, ठीक है। तो ये इसमें जो ये Cn का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना स्क्वायर के लिए DsP2 होता है। क्या होता है? DsP2 और जो पिरामिड के लिए होता है टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए वो होता है sp3, ठीक है। इस बात को समझ गए हैं कि DsP2 हाइब्रिडेशन किस में होगा? तो Ni देखिएगा Cn रहेगा और यहाँ पे Cl रहेगा, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तब बनेगा स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो बनेगा स्क्वायर पिरामिड, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो बनेगा टेट्राहेड्रल। अब कहिएगा सर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड क्या बोल रहे हैं? तो वीक फील्ड लिगेंड जैसे कि फ्लोरीन हो रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा डोनर एटम रहेगा, नाइट्रोजन डोनर एटम रहेगा, है ना। उसके बाद क्लोरीन डोनर एटम रहेगा, ब्रोमीन डोनर एटम रहेगा। ये सभी यदि डोनर एटम कोई भी लिगेंड में रहेगा तो वो क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड मतलब क्या है कि ये सभी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। और जिस भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को कम देना चाहता है। क्यों कम देना चाहता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ही क्या करता है? पुल करके रखता है। तो कम देना चाहता है मतलब कि जब कम देगा तो फील्ड, यानी फील्ड मतलब कि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो कम डोनेट होगा। कम डोनेट होगा मतलब कैसा लिगेंड हो जाएगा? वीक फील्ड हो जाएगा। किसी दूसरे को के सेल को कम भर रहा है। कम कब भर रहा है? जब ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सभी जो है वो वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका होता है। तो जहाँ भी ये डोनर दिखे समझ जाइए कि ये सभी क्या हैं? वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कौन रहेगा? जब कार्बन डोनर रहेगा, है ना। ये चीज़ को आप देखिएगा कि कार्बन एटम जहाँ डोनर रहेगा वहाँ पे क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। चाहे सल्फर डोनर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अंतर दोनों में क्या है? यहाँ Cn लिगेंड है, यहाँ Cl लिगेंड है, बाकी कुछ अंतर नहीं दिख रहा होगा। तो Cn वाला स्क्वायर प्लेनर होता है और Cl वाला क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अंतर थोड़ा लगाइए अपने से। 21 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 1.73 bm है ना। बोर मैग्नेट्रॉन होता है bm, तो किसका होगा? तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना इसका निकाल के, आंसर हम बता दिए, इसका निकाल के कैलकुलेट कीजिएगा तो यही इसी का निकल के 1.73 आएगा। तो कैसे करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यानी न्यू कैलकुलेट करते हैं √n × n+2 bm, ये फॉर्मूला है। जहाँ पे n क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बिजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होगा उतना ही। जैसे एक अगर रहेगा तो यहाँ एक बैठा देंगे, एक और 2, तो 2 और 1 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा। तो √3 का जितना निकलेगा वो रूट निकाल लेंगे। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, निकाल के कैसे निकालिएगा? कॉपर पे 2+ आयन, यानी कॉपर 2+ आयन का, जैसे एकदम अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे कॉपर 2+ आयन का, कॉपर 2+ आयन का D3D9 में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन? एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए इस बात को, एक ही प्रश्न को कैसे पूछा जाता है वो देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो √3 आएगा, √3 को निकालेंगे bm तो 1.73 ही आएगा। आप ये बात जानते हैं, है ना। और प्रश्न देखिए एकदम वही प्रश्न है, एकदम वही प्रश्न है जो यहाँ पे लिया गया है Fe वाला, है ना, इसमें, ठीक है, कॉपर वाला में। तो कॉपर 2 का कितना निकलेगा? √3 निकलेगा, जिसका वैल्यू 1.73 bm होगा। क्या? मैग्नेटिक मोमेंट।
अब इसका आप निकाल के सभी का चेक कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखेंगे कि डी ऑर्बिटल में उसका कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको इसी फॉर्मूला में बैठा देंगे, n इंटू एन प्लस 2Bm। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो जितना निकल के आएगा वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 क्वेश्चन को, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स के संकरण में कौन परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं? देखिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक जो क्या बताए थे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? DsP2। क्या होता है? DsP2। यानी एक D होता है, एक S होता है और 2 p ऑर्बिटल होता है। इस बात को आप समझिए, ढूंढिए ऑप्शन में। तो सभी में आपको दिख रहा है एक S 2 p 1 D, एक S 2 p 1 D, एक S 2 p 1 D, एक S 2 p 1 D। अब पता करना है कि कौन कौन ऑर्बिटल भाग लेता है। तो आपको बता दे रहे हैं, S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, आप जानते हैं। p ऑर्बिटल जो है वो 3 होता है ऐसे, और तीनों का नाम होता है px, py, pz। अगर शेप बना लें तो px वाला कैसा होता है? तो सर px वाला x एक्सिस में होता है, डम्बल शेप का। कैसा होता है बच्चों? डम्बल शेप का। उसके बाद सर y वाला y एक्सिस में होता है, कैसा? डम्बल शेप का, है ना, डम्बल शेप का। और z वाला z एक्सिस में होता है सर, कैसा? डम्बल शेप का, है ना। तो जो स्क्वायर प्लेनर में यूज होता है ना, वो यूज होता है x वाला और y वाला, z वाला यूज नहीं होता है। तो ढूंढिए। उसके बाद जो है S तो सभी में यूज होगा, सब में, चूँकि S एक ही ऑर्बिटल ही एक ही होता है, इसका शेप भी स्फेरिकल होता है। P में 3 में से में x और y यूज होता है, z नहीं यूज होता है। यानी S यूज होगा, px यूज होगा और py यूज होगा। ठीक है। और d ऑर्बिटल का जो यूज होता है वो होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, x y। इसका नाम है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही यूज होता है। यानी s यूज होगा, px यूज होगा, py यूज होगा और dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये चीज़ एकदम याद रखिए कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होता है वो एक S, और P वाला में px py, नाम से याद रखिए, P वाला में px और py यूज होता है और D वाला में dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाता है वो, उसको आप देखिएगा तो इस बात को आप रिलेट कर पाइएगा कि x एक्सिस और y एक्सिस में ही सारे ऑर्बिटल क्या हैं? ओवरलैप करते हैं इस ज्योमेट्री को फॉर्मेशन करने में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सम चतुष्फलकीय संरचना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ NiCN4 का होल 2-, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। इसका चर्चा कुछ देर ऊपर ही किए हैं, यहाँ टिक गलत किया हुआ है एक प्रकार से। ये कैसा बनाएगा? तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल कौन बनाएगा? VF4-। कैसे निकालेंगे? तो x वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, b का 3 और f 4 लिए, तो 4, 1 माइनस होते 1 जोड़िए, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस, तो 4 3 7 और 1 8। सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं, x कैलकुलेट करते हैं 1/2, है ना। जो सेंट्रल मेटल है, सॉरी सेंट्रल एटम है, उसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 + 4 टोटल है, सो क्या होगा? साइड एटम होगा 4, तो 4, 1 माइनस है तो 1 जोड़ेंगे, जितना माइनस उतना जोड़ेंगे, और जितना प्लस है उतना घटाएंगे, तो 1 भी प्लस नहीं है तो 0 घटाएंगे, तो 3 और 4 7 और 1 8, 1/2 को 8 काटेंगे तो कितना आएगा? 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालते थे हम? sp3,
और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला का ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल शेप हम बनाना जानते हैं, कैसे बनाएंगे, तो बी को बीच में लिखेंगे सर, 4F चारों तरफ, है ना, है ना विस्मयकारी। तो विस्मयकारी नहीं है, ये क्या है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हमारा होगा, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाला BF पर 4 माइनस होगा, BF 4 पे एक माइनस वाला होगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा निकेल का, और स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लानर, ठीक है, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, CuNH3 का होल फॉर Cl2 का क्या आकार है, आकार पूछा गया है इसका। तो इसका आकार जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर आकार होगा। ये प्रश्न शायद ऊपर रिपीट हुआ है, यहाँ पे देखिए, इसी प्रश्न का यहाँ पे पूछा गया था BM, तो निकला था ये था, इतना BM किसका है, ये है। और सेम प्रश्न यहाँ पूछा गया, इसका आकार क्या है, तो देख लीजिए स्क्वायर प्लेनर। अंतर क्या है कि यहाँ जो है वो काउंटर आयन के साथ लिखा गया है कॉम्प्लेक्स को, यहाँ से काउंटर आयन को हटा दिया गया है ना, बस इतना ही अंतर है। काउंटर आयन मतलब Cl2 यहाँ लिखा गया है, यहाँ Cl2 नहीं है, इतना ही अंतर है। एक ही कॉम्प्लेक्स को दो जगह कैसे प्रश्न बनाया गया है, इस चीज़ को आप देखिए, इससे अनुमान लगाइए कि एक प्रश्न से किस तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न बनाया जाता है ना, कैसे प्रश्न घुमा फिरा के बनाया जाता है। यहाँ देखिए और इसको देखिए। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो एक क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ये चीज़ आप जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, नहीं भी होंगे तो क्लास 10th में पढ़े होंगे कि हरे पत्तों में कौन सा रंग ये पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है ना वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स है। क्लास का पहला दिन ही ये चीज़ हम लिखा दिए थे कि क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम मेटल का कॉम्प्लेक्स है। उसी तरीके से हम लोग का जो बॉडी में ब्लड पाया जाता है और ब्लड में जो RBC पाया जाता है वो उसका किसका कॉम्प्लेक्स है, आयरन का। किसका, ब्लड में क्या पाया जाता है, तो आयरन। और क्लोरोफिल जो पत्तों में हरित लवक है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, है ना। उसी प्रश्न को देखिए बदल दिया है, पाया जाता है नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि क्लोरोफिल इज हैविंग सेंट्रल एटम ऑफ, किसका सेंट्रल एटम, तो मैग्नीशियम का। कौन, बार बार बोल रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, प्रश्नों को कैसे घुमाया जाता है। ये अगर क्लास 10th के बच्चों से पूछा जाएगा यही प्रश्न, तो ये प्रश्न होगा कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो वो टिक करेंगे मैग्नीशियम। आपसे वही प्रश्न है, प्रश्न वही है, लेकिन पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल सेंट्रल एटम की भूमिका में पाया जाता है, तो कौन होगा, मैग्नीशियम। और ब्लड में कौन, आयरन, याद रखिएगा। उसके बाद 26 प्रश्न है, T6 2G और EG2 सिस्टम में चुंबकीय आघूर्ण यानी न्यू का वैल्यू होगा फॉर दिस सिस्टम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो कितना होगा, 2.83 BM। जैसे आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, 3 4 5, इसको जब स्प्लिट करवाएंगे तो दो भाग में स्प्लिट होता है, ठीक है। एक होता है T2G और ऊपर होता है EG, है ना। अब चूंकि 6 सिस्टम वाला 8 सिस्टम वाला है तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब बंटवारा होगा तो कैसे होगा, 1 2 3, T2 पे कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 4 सॉरी 2 2 सब जगह है, 6 हो गया। और EG पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका हम न्यू का वैल्यू निकालेंगे, न्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, कौन सा फॉर्मूला से, तो n + 2 BM, है ना सर। तो n क्या, n का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर, मात्र 2।
तो n का वैल्यू 2 रखिए, यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखिए, अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अंडर रूट 8 का रूट जब आप निकालिएगा ना बच्चों तो यही आएगा। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, कैसे निकालें वो चीज़ भी आप समझ गए होंगे। T2G और EG में कैसे है सो डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है, इस चीज़ को आप है सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलेगा, है ना। T2 सेट पे कितना इलेक्ट्रॉन 6 था, 6 वो पेयर हो गया था, EG पे 2 था, दोनों अनपेयर था, अनपेयर से ही हम कैलकुलेट किए थे किससे, n इंटू एन प्लस 2 BM, ये यूनिट है। n का वैल्यू कितना था 2 और 2 प्लस 2 BM अगर रखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 8 और 8 का रूट निकालिएगा तो सेम वही चीज़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, कौन सा आयन छोटा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उत्पन्न करता है, विच आयन प्रोड्यूसेस अ स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जिसका साइज सबसे बड़ा है ना यहाँ, जिसका साइज सबसे बड़ा यहाँ है वो सबसे कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उत्पन्न करेगा, है ना। तो देखिए जब साइज का बात हो रहा है तो ये है हेलोजन ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे की ओर आइएगा साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वो कक्षा की संख्या, जैसे इसमें 1 कक्षा होगा तो इसमें 2 कक्षा होगा, इसमें 3 कक्षा होगा, इसमें इसी तरीके से 4 हो जाएगा। तो अंतिम जो नीचे आने से पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है। तो जिसका साइज यहाँ पे बड़ा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, क्या होगा, कम होगा। साइज बढ़ा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम कम कम, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मजबूत क्षेत्र लिगेंड है। देखिए ये प्रश्न आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब डोनर एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, है ना। यदि अधिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड में डोनर एटम हम क्या क्या बताए थे, फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, ये सभी वाला क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो ढूंढिए, यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी ये वीक फील्ड हो गया, यहाँ पे कार्बन डोनर है, बताए थे, जहाँ पे कार्बन डोनर हो यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कम है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे देगा। आसानी से दे देगा मतलब किसी के झोला में आसानी से क्या कर देगा, फील्ड कर देगा, भर देगा। तो आसानी से भर देने वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ भी नाइट्रोजन डोनर है तो वीक फील्ड। EN, बात आया EN का, तो EN का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2N CH2 CH2 NH2, है ना। तो इसमें भी डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। तो जहाँ भी नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये डोनर एटम दिखे, ये सभी डोनर एटम वाला क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो ये नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है, नाइट्रोजन डोनेट करने वाला मतलब ये वीक फील्ड हो गया। यहाँ भी नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है, वीक फील्ड हो गया। यहाँ भी नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है, वीक फील्ड हो गया। दूसरा इसमें ये चूँकि क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है NO2-, तो ऑक्सीजन अगर भी डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन वाला भी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड में आता है। जहाँ कार्बन डोनेट करेगा ना बच्चों, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, है ना। लिगेंड के जो फील्डिंग कैपेसिटी है, फील्डिंग कैपेसिटी लिगेंड का है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यानी काई से जोड़ के देखते हैं, है ना, कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। इतना समझाने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। 29 क्वेश्चन को देखिए कि निम्न में से कौन पाई कॉम्प्लेक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई कॉम्प्लेक्स। तो फेरोसिन, फेरोसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें एक बीच में क्या होता है, आयरन होता है, फेरस, और दोनों तरफ से 5 मेंबर का जो है पाई कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ से, जैसे इस बात को आप समझिए, अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है
ये फील्ड बना के इसको देता है ना। पाई बॉन्ड के थ्रू लिंकेज है, इसीलिए इसको पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फेरोसिन को कहते हैं, याद रखिएगा, फेरोसिन एक पाई कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है, पाई कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। FeCO होल 5 में आयरन और कार्बन बंध दिखाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर मान के चलिए कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, हम स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आयरन और कार्बोनिल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा नेचर का होगा, कैसा नेचर का होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा कि पाई बॉन्ड होगा कि दोनों होगा। पूछा भी गया है, देखिए ऑप्शन में पाई आचरण दिखाता है, यानी पाई कैरेक्टर दिखाता है ये बॉन्ड। दूसरा बोला गया है कि नहीं सिग्मा और पाई दोनों दिखाता है। तीसरा में बोला कि नहीं आयनिक आचरण दिखाता है। और डी में बोला गया ना केवल और केवल जो है सो सिग्मा दिखाता है। तो याद रखिएगा, जहाँ भी कार्बोनिल रहेगा ना, कार्बोनिल एक पाई लिगेंड ही है, पाई डोनर लिगेंड है। पाई डोनर लिगेंड मतलब क्या कि ये इधर से जुड़ता है कोऑर्डिनेट के थ्रू, ठीक है, जो बना लिया सिग्मा, और फिर जो ये है ना सेंट्रल मेटल एटम इसको देता है फिर से किसके थ्रू, पाई के थ्रू। तो ये जो कार्बोनिल है ना बच्चों, वो सिग्मा और पाई दोनों बनाता है, ठीक है, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड शो करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। वीडियो को यदि आप अंत तक देखे हैं तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पता चलेगा। यदि आप बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अभी, तो हॉल में बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि हम कितना महत्वपूर्ण बात आपके साथ कर रहे हैं। वीडियो को देखने अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।